गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग जो देख रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पिछले क्लास में देखे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन के का देखे थे, तो अपेक्षा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता है? बाहर में जो घर में बैठे हुए हैं तो उधर से कुछ रिप्लाई आना चाहिए। कहाँ पर समझ रहे हैं, कहाँ पर नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में जाकर जो है कि थोड़ा सा रिप्लाई कुछ दिया कीजिए। लगता है कि आप लोग सो गए हैं एकदम पूरा, थोड़ा जगिए। अब आगे आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का व्यंजक। तो कल देखे थे पिछले क्लास में जीरो ऑर्डर के लिए बी नंबर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे यहां पर, नियम वही रहेगा कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का दर प्रतिक्रिया के बाद प्रतिकारक के बचे मोलर सांद्रण का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। Rate of any chemical reaction is directly proportional to remained molar concentration of reactant after reaction। ठीक है कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया, जो पिछले टॉपिक में भी देखे थे, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया का दर जो है उसके प्रतिक्रिया के बाद जो प्रतिकारक का जितना मोलर सांद्रण बचा रहेगा उसका समानुपाती होगा। यदि मोलर सांद्रण अधिक बचा रहेगा तो प्रतिक्रिया का दर अधिक होगा, यदि मोलर सांद्रण कम बचा रहेगा तो प्रतिक्रिया का दर क्या होगा? कम होगा। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा प्रतिक्रिया के बाद बचा मोलर सांद्रण। प्रतिक्रिया के बाद प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण। ये इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 है कि बचा मोलर सांद्रण जो भी होगा उसके प्रतिक्रिया का दर उसका समानुपाती होगा। फॉर दिस रिएक्शन सब कुछ वही है, मोटा मोटी सब कुछ वही रहेगा कि जैसे यहां पर हमको A है, इधर B प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। तो माना कि प्रतिकारक का प्रारंभिक मोलर सांद्रण
बराबर ए नॉट अथवा ए, प्रतिक्रिया में लगा समय बराबर टी, प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिकारक का विखंडित मात्रा बराबर x, प्रतिक्रिया के बाद प्रतिकारक का बचा मोलर सांद्रण A बराबर A माइनस एक्स। फिर वही बात आई, ये प्रतिकारक है, ये प्रतिफल है। अब यहां पर प्रतिकारक का प्रारंभिक मोलर सांद्रण कितना मान लिए, ए नॉट अथवा ए स्मॉल ए, ठीक है। अब प्रतिक्रिया यहां पर जैसे मान लीजिए कलम है, कलम में इंक डाले तो प्रारंभिक मोलर सांद्रण हमको जाकर जितना इंक डाले उतना इंक यहां पर हमारा हो गया, या जितना हम खाना खाए, अभी जस्ट खाना खा के उठे हैं तो उसके बाद जाके जितना खाना खाए वो प्रारंभिक मोलर सांद्रण हो गया। अब जाकर के कुछ काम करने भिड़ते हैं तो काम करने भिड़े तो काम में तो समय लगेगा, तो वो समय कितना है, यहाँ टी है, तो मतलब ए से बी जाने में समय तो कुछ लगेगा, तो समय जो लगेगा तो वो कितना है, टी है। अब कहता है प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिकारक का विखंडित मात्रा कितना है, एक्स है। मतलब रिएक्शन जो भाग ले रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व, जैसे हम लोग को काम करते हैं तो काम करते हैं जितना एनर्जी हम लोग के पास, हम खाना खा के बैठे तुरंत काम करना उसके बाद चालू किए तो बाय द वे 1000 कैलोरी एनर्जी हम लोग लेके बैठे हैं। अब कुछ देर तक, 1 घंटा तक, 2 घंटे तक कुछ काम किए, उस दौरान जाकर के बाय द वे 800 कैलोरी एनर्जी खर्चा हो गया। तो 800 कैलोरी खर्चा हो गया तो खर्चा वाला एनर्जी कितना हो गया, 800, मतलब एक्स। अब बचा कितना, तो 1000 लेके चले थे, 800 खर्चा हो गया, तो 1000 माइनस 800 बराबर कितना बचेगा, 200। तो ये जाकर के जो है कि हमको किसी भी रिएक्शन के दौरान भी हो सकता है। ये कलम लिए, कलम का एग्जांपल बताए कि हमको यहाँ पर जितना लिखने में हमको जितना इंक खर्चा होगा, तो खर्चा हुआ इंक यहाँ है, पर लिया गया इंक पहले है, और जो अब बच गया तो वो जाके डिपेंड करेगा कि कितना बचा है। अब जितना बचेगा उसी हिसाब से रेट काम करेगा। अधिक बचेगा तो रिएक्शन का रेट अधिक होगा, कम बचेगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम होगा। तो ये था इसका नियम। पहले यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस समीकरण 1 में रखेंगे जैसे कल रखे थे, कल वाला टॉपिक में देखे थे, पिछले क्लास वाला टॉपिक में। अतः समीकरण 1 से तो रेट ऑफ रिएक्शन
समानुपाती होगा a का पावर 1 अथवा a माइनस एक्स पर पावर 1। तो दोनों में से कोई एक लेके चलेंगे, या तो a लेके चलेंगे या a माइनस एक्स, लेकिन पावर यहां पर क्या हो रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि पिछला वाला में था 0 ऑर्डर तो पावर 0 लेके चले थे। अभी यहां पर फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए पावर क्या है, 1 लेके चलेंगे। सेकंड ऑर्डर रहेगा तो पावर 2 रहेगा, थर्ड ऑर्डर रहेगा तो पावर 3 रहेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस dA/dt समानुपाती a, दोनों में से कोई एक ठो लेके चल रहे हैं, और माइनस dA/dt इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू a, और माइनस dA/a को उठा के यहां ले आए k इंटू dt, इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां समीकरण 2 हो गया, माइनस dA/a इक्वल टू k इंटू dt। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, इक्वेशन 2 समीकरण 2 का समाकलित करने पर ठीक है, तो समीकरण 2 को समाकलित करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dA/a इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt। पीछे बताए थे कि साइन का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो साइन को सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA/a, और कांस्टेंट का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है तो k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही चीज है। इसका खाली k को बाहर कर दिया और साइन को बाहर कर दिया। अब हम लोग कैलकुलस के अनुसार से दो तीन फार्मूला को यहाँ पर हमको यूज करना है। तो जैसे यहाँ पर एक फार्मूला है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x कल बताए थे, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x, तो log x नेचुरल लॉग x। ठीक, अब यहाँ पर dx/x है, यहाँ dA/a है, यहाँ dx है, यहाँ dt है, तो दोनों फार्मूला के यहाँ पर लागू करेंगे। तो इसके लिए यहाँ लिख सकते हैं इस फार्मूला से माइनस log a बराबर kt प्लस c, इक्वेशन 3, where c इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पर लिखना छोड़ दिए, यहां पर where k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्योंकि कंप्लीट लिखना है ताकि मार्क्स काटने का कहीं जगह नहीं छोड़ें। तो k यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट है, और c क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक। ठीक है, अब यहाँ पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक है। अब इसको लेके चलते हैं फिर आगे वही, यदि a बराबर a0 कर दिया जाए, कर दिया जाता है तो t बराबर 0 होगा,
ये तब संभव है जब ए का मान ए नॉट तब होगा जब टी का मान क्या हो गया 0, जो कल भी बोले थे कि प्रारंभिक मात्रा और प्रतिकारक का बचा मात्रा तब बराबर होगा जब समय क्या होगा 0, अर्थात प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ होगा। प्रतिक्रिया जरा भी प्रारंभ हो जाता है तो प्रतिकारक का मात्रा कुछ न कुछ घटेगा, तो वैसे कंडीशन में तब दोनों बराबर कभी नहीं होगा। दोनों को बराबर करने के लिए प्रतिक्रिया पर क्या हो जाएगा, हमको टाइम क्या रहेगा उस समय 0, तभी प्रतिकारक का बचा मात्रा और प्रतिकारक का प्रारंभिक मोलर सांद्रण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अतः समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में इसको रखते हैं, ए के जगह पर रखेंगे ए नॉट, अब k इंटू 0 प्लस सी, अब यहां पर c बराबर माइनस लॉग ए नॉट, तो c का मान मालूम हो गया यहां पर। तो ये अभी फिर से एक बार देख लें कि जो हम लोग समीकरण 1 में देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन अब प्रारंभिक बचा मोलर सांद्रण a माने थे या a माइनस एक्स, तो यहाँ रखे। उसके बाद यहाँ पर इसको माइनस dA/dt भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब उसके बाद माइनस dA/dt इक्वल टू k इंटू ए लिए, जहाँ k क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब माइनस dA/dt की जगह पर a को उठा के यहाँ ले आए और dt को यहाँ लेके चले गए, तो माइनस dA/a इक्वल टू k इंटू dt। अब उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं माइनस dA/a इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt। अब यहाँ पर इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इस फार्मूला को लगाते हैं, मतलब यहाँ पर साइन को बाहर कर दिए, k को कांस्टेंट को बाहर कर दिए। अब इस फार्मूला, ये कैलकुलस का फार्मूला है, तो कैलकुलस का फार्मूला के आधार पर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर जानते हैं कितना होता है x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x सेकेंड इक्वेशन वही है उसका सेकेंड फार्मूला, तो यहाँ पर log x। अब यहाँ पर जाकर जो है कि तो उसके जगह पर dA/a के जगह पर क्या लाए, log a, और dt के जगह पर t, कम सम कांस्टेंट क्या हो गया c, चूंकि कल बता चुके थे पिछले क्लास में कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट लाया जाता है, वो कांस्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर फिर कहा गया कि यदि a बराबर a नॉट कर दिया जाता है तो t बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, और वैसे कंडीशन में समीकरण 3 में इसको यदि रखते हैं तो हमको यहाँ पर 0 का मान यहाँ रखेंगे तो c का मान मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक c का मान निकाल चुके हैं। अब इसी c का मान को पुट करेंगे समीकरण 3 में, बस फाइनल इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगा। फटाफट लिख लीजिए। एकदम VVI है, इसको ध्यान से एकदम आराम से लिखिए और समझिए। यदि कल के एग्जाम में नहीं आता है ये सब तो दोनों टॉपिक VVI हो जाएगा, 0 ऑर्डर वाला और फर्स्ट ऑर्डर वाला। लिख लिए, चलिए। अब ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में c का मान को रखेंगे। Now on putting the value of C in equation 3, इक्वेशन समीकरण 3 में C का मान रखने पर, तो C का मान रख रहे हैं
अब यहां क्या हो रहा है, तो माइनस लॉग के टी, अब माइनस लॉग सी का मान यहां रख दिए ए नॉट। अब इसको उठा के इधर लाते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए बराबर के टी। और इसको लिख सकते हैं लॉग ए नॉट बटे ए बराबर के टी। और ये कहाँ से लाए, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m बाय n। ठीक है, अब इसके बाद 1 बाय के बराबर हो जाएगा 1 बाय टी लॉग ए नॉट बटे ए। दूसरा यहां पर कि लॉग एक्स जो एक नेचुरल लॉग है, इसको बेस 10 वाले लॉग में बदलते हैं जनरल लॉग में, तो लॉग यहां पर एक कांस्टेंट आएगा 2.303 जो मैथ में आपको बताया जाएगा या बताया गया होगा कि लॉग एक्स यदि एक्सपोनेंशियल लॉग में है तो उसका वैल्यू हमको यहाँ कितना हो जाएगा जनरल लॉग में 2.303 लॉग एक्स। तो वही यहां पर लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा k इक्वल टू 1 बाय टी 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय टी 2.303 लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। दोनों एक ही चीज है। ये इक्वेशन 5 फाइनल हो गया। तो इस प्रकार से फाइनली हम लोग प्राप्त कर लिए कि k बराबर 1 बाई टी 2.303 लॉग ए नॉट बाय। फिर से एक बार देख लें कि समीकरण 3 में c का मान रखते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है। अब उसके बाद उसको उठा के इधर कर दिए तो दोनों एक साइड ले आए। अब उसके बाद फिर लॉग का नियम लगाए कि लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m बटे n। अब यहाँ पर लॉग ए नॉट बटे ए हो गया इतना के टी। अब k का मान निकाले तो 1 बाई टी लॉग ए नॉट बटे ए हो गया। k बराबर 1 बाई टी 2.303 लॉग ए नॉट बटे ए, या ए नॉट के जगह पर हम लोग स्मॉल ए रखे और ए के जगह पर क्या रख दिए ए माइनस एक्स। तो ये था प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया के लिए व्यंजक। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो होगा हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध जीवन काल। तो अगले क्लास में देखते हैं, क्योंकि आधा देखने से कोई फायदा नहीं है, उसको कल कंप्लीट करेंगे दोनों ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और तब फिर जाके हम लोग न्यूमेरिकल पर जाएंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।